हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे हीमोपोएटिक सिस्टम, जिसमें आज हम देखेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? फर्स्ट फैक्टर फॉर ब्लड क्लॉटिंग। आपको पता ही होगा कि जब ब्लड क्लॉट होता है उसमें प्लेटलेट्स का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेटलेट्स बनते कैसे हैं, कितने डेज इसका मतलब कि लाइफ स्पैन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटलेट्स मीन्स इसके कैसे हम पहचानेंगे ये प्लेटलेट्स हैं। Platelets are also called thrombocytes. It's called thrombocytes. Are very small disc like इसका shape होता है 2 to 4 micron in diameter. Cell fragment derived from the cytoplasm of megakaryotic in red bone marrow. Means कि पहले हम क्या देखें, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स भी इसे कहते हैं, जैसे कि आरबीसी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और इसको प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। फिर क्या है, प्लेटलेट साइटोप्लाज्म इज पैक्ड विथ ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग वैरायटी ऑफ सब्सटेंस दैट प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग। ये किससे भरपूर होता है? ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए अफेक्टेड ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो रहा होता है उससे, विच कैन कॉज हेमाटोसिस। ब्लड नॉर्मली कंटेन द 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स। अब इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन इसका होता है 8 से 11 दिन का। अब ये डिस्ट्रॉय कहाँ होता है? स्प्लीन में। मैक्रोफेजेस इन मेनली स्प्लीन। कहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा होता है? स्प्लीन में। बट इमरजेंसी के लिए इसमें कितने परसेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बट रेदर देन इन सर्कुलेशन दिस इज emergency store for that can be released as required to excessive bleeding। और थोड़ा 8 से 5% स्टोर होता है स्प्लीन में। जैसे आपका 8 से 11 दिन का इसका लाइफ स्पैन हो गया। प्लेटलेट्स इतने दिन में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कहाँ पे? स्प्लीन में, मैक्रोफेजेस में। अब सारे नहीं डिस्ट्रॉय होंगे, इमरजेंसी के लिए, ताकि अगर कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है बॉडी में इमरजेंसी में तो वो 8 से 5% पे स्प्लीन में ही सेव होते हैं और वो मतलब कि जब ज़रूरत होती है तब वहाँ से काम करते हैं। ये था हमारा प्लेटलेट्स। अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस। प्लेटलेट्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग बाय द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन नेट। अब फाइब्रिन नेट ऐसे शेप होगा, मीन्स ऐसे प्लग टाइप बन जाता है। लाइक आपका ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, यहाँ से आपका ब्लड जो है ब्लड वेसल रप्चर हुआ, यहाँ से आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। तो ब्लीडिंग कैसे आपका, क्योंकि जब यहाँ पे प्लग बनेगा तब जाके वो स्टॉप होगा ब्लीडिंग। फिर है प्लेटलेट्स इज यूजफुल फॉर द रिपेयर ऑफ द एंडोथेलियम अदर स्ट्रक्चर ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल्स। By the property of agglutination, platelets encircle the foreign bodies and destroy them। ये दो फंक्शंस हैं, बस ये मेनली फंक्शंस के पूछे जाते हैं। और ब्लड क्लॉट कैसे बन रहा होता है? फाइब्रिन नेट के द्वारा। जैसे कि आपको पता है जालीनुमा वो प्लग बना देता है, उससे ब्लीडिंग रुक जाती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस क्या होता है? ब्लड जहाँ जनरेट हो रहा होता है, मीन्स स्टेप 1 से स्टेप लाइक आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज जो बनते हैं, वो जनरेशन को हम एक प्रोसेस का नाम देंगे, वो होता है हीमोपोइसिस। द प्रोसेस बाय विच द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड डेवलप इज कॉल्ड हीमोपोइसिस और हिमैटोपोइसिस। दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। अब मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे सिर्फ आरबीसी जहां जनरेट होती है बोन मैरो में, उस एक प्रोसेस को हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। उस एक प्रोसेस को हम इरिथ्रोपोइसिस कहेंगे। बिफोर बर्थ मीन्स आपको तो मेनली अडल्ट में पता होगा बोन मैरो में आरबीसीज बनती हैं, बट उसके पहले कहाँ बनती हैं? जब बेबी मदर के वूम में होता है तो उसके पहले योक होता है, योक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, योक सैक में उसका फॉर्म होता है ब्लड का। फिर लेटर कहाँ पे होगा? लिवर और स्प्लीन। लिवर और स्प्लीन में कब होगा? जब बच्चा 2 से 4 महीने के बीच में होता है तो लिवर और स्प्लीन में उसका ब्लड फॉर्म होगा। उसके बाद 5 महीना कंप्लीट होने के बाद वो रेड बोन मैरो
मतलब बोन बैरो में उसका आरबीसीज ब्लड फॉर्म होना स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ एंड कंटिन्यूज एज द सोर्स ऑफ ब्लड जनरेशन आफ्टर बर्थ ऑल्सो। मीन्स हम अडल्ट में बोन मैरो में ही बनता है, उसके पहले अगर हम मतलब कि मदर के वूम में बेबी है, एम्ब्रियो में कहाँ बन रहा है, योक सैक में, उसके बाद कहाँ बनेगा 2 से 4 महीने में, लिवर स्प्लीन थाइमस में, और फिर कहाँ बनेगा बोन मैरो में आफ्टर बर्थ ऑल्सो। अब हम देखेंगे हीमोपोइसिस का प्रोसेस। हीमोपोइसिस के प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या है? इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन begins when stem cells, hemopoietic stem cells transfer in pro-erythroblast, मीन्स किस में कन्वर्ट होगा? फर्स्ट स्टेज pro-erythroblast। स्टेप 1, आफ्टर म्यूटेशन ऑफ pro-erythroblast, यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, in turn give rise to basophilic erythroblast that produce huge number of ribosomes, मीन्स उसके पास क्या हो रहा है? इरिथ्रोब्लास्ट बन रहे हैं बेसोफिलिक होके, ह्यूज नंबर ऑफ राइबोसोम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट सिंथेसिस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। अब इसके पास बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट क्या कर रहे हैं? सिंथेसिस कर रहे हैं किसका? हीमोग्लोबिन का और आयन का। देन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट, और किस में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं? पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट में। एंड फाइनली मैच्योर्स इनटू ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोसाइट, फिर किस में मैच्योर हो जाएंगे ये? थर्ड स्टेप पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोसाइट में। आफ्टर द म्यूटेशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट इट्स न्यूक्लियस डीजनरेट्स। आपको पता होगा न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है आरबीसी में, तो उसका जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो डीजनरेट हो जाता है एंड इज पिंच्ड ऑफ अलाउइंग द सेल टू कोलैप्स इनवर्ड, इवेंचुअली अज्यूम द बायोकॉन्केव शेप। इसी वजह से उसका बायोकॉन्केव शेप हो जाता है। Convert into reticulocyte. Fully mature reticulocyte converts into erythrocytes within 2 days. Means जब रेटिकुलोसाइट में कन्वर्जन होगा आफ्टर 2 days फुल्ली मेच्योर हो जाएगा इरिथ्रोसाइट में, जैसे कि हम आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम हीमोपोइटिक स्टेम सेल टू रेटिकुलोसाइट टेक्स अबाउट 15 days। इस सारे प्रोसेसेस के लिए कितना वक्त लग रहा है? 15 days। Reticulocytes account for 1 to 2% of all erythrocytes in the blood of healthy people। अब रेटिकुलोसाइट्स जिसमें वो कन्वर्ट होता है, एरिथ्रोसाइट बनने के पहले वाले स्टेप को हम रेटिकुलोसाइट कहेंगे, तो वो साइट भी मतलब उस फॉर्म में 1 to 2% हमारे ब्लड में वो प्रेजेंट ही रहता है, फुल्ली मेच्योर्ड पूरा आरबीसीज नहीं होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हीमोपोइसिस का प्रोसेस कैसे हो रहा है, हम आपको इमेज में एक्सप्लेन कर देंगे, फिर हम थ्योरी पे आ जाएंगे। पहले इमेज से आपको क्लियर होता होगा ज़्यादा। आपका हीमैटोपोइटिक सेल होता है, वो 2 टाइप में होता है, लिम्फॉइड और मेलॉइड। लिम्फॉइड लिम्फोसाइट्स बी और लिम्फोसाइट टी, और मेलॉइड जो होता है वो ईसोनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स। मीन्स बाकी सारी चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, बाकी लिम्फेटिक सिस्टम के लिए लिम्फॉइड सेल होता है। फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस है आफ्टर मैचुरेशन ऑफ प्रोइरिथ्रोब्लास्ट टर्न्स गिव राइज टू बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। किस में कन्वर्ट हो रहा है? बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट में। फिर बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट सिंथेसिस करता है किस चीज़ का? आपके हीमोग्लोबिन और आयन का। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये सिंथेसिस कर रहा है हीमोग्लोबिन और आयन का, और ट्रांसफॉर्म किस में हो रहा है? पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट में। किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है? पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट में। आपको यहाँ क्लियर हो रहा होगा ये पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट। फाइनली मैच्योर्स इनटू ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट। ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट में आफ्टर द म्यूटेशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट इट्स न्यूक्लियस डीजनरेट्स। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये अभी न्यूक्लियस है, ये जो है ये नहीं हो रहता है, डीजनरेट हो जाता है, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका बायोकॉन्केव शेप होता है। फिर क्या हो रहा है? द अलाउइंग द सेल टू कोलैप्स इनवर्ड, इवेंचुअली अज्यूम द बायोकॉन्केव शेप, फाइनली कन्वर्ट इनटू रेटिकुलोसाइट। और रेटिकुलोसाइट से इरिथ्रोसाइट बनने में 2 दिन लगते हैं। फुल्ली मेच्योर रेटिकुलोसाइट्स कन्वर्ट्स इनटू इरिथ्रोसाइट। द एंटायर प्रोसेस ऑफ हीमोपोइटिक सिस्टम सेल रेटिकुलोसाइट्स टेक्स 15 days। मीन्स ये सारे प्रोसेस के लिए कितना लग रहा है? 15 days।
रेटिकुलोसाइट्स अकाउंट 1 to 2% इरिथ्रोसाइट्स इन द ब्लड स्ट्रीम। मीन्स रेटिकुलोसाइट से फुल्ली सारे जो हमारे सेल्स हैं वो आरबीसीज में मीन्स इरिथ्रोसाइट्स में नहीं कन्वर्ट होते, 1 to 2% वो रेटिकुलोसाइट के फॉर्म में ही रहते हैं। ये हमारा था हीमोपोइसिस का प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे फर्स्ट फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्लेटलेट होता है। तो आपको पता ही होगा ब्लड क्लॉटिंग इज अ मैकेनिज्म बाय विच द ब्लड लॉस रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द इंजरी। ब्लड क्लॉटिंग किसे कहेंगे? ब्लड क्लॉटिंग ऐसा मैकेनिज्म है जहां हमारा ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाता है। अगर हमारे ब्लड वेसल्स यहाँ से हमारे ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड वेसल रप्चर हो गया है, तो यहाँ पे वो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए जो फाइब्रिन नेट फॉर्म होगा, जो प्लग फॉर्म होगा, उस पूरे प्रोसेस को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। फिर क्या वो फाइब्रिन मैश किस कलर का होगा? डार्क रेडिश ब्राउन कलर का। आप देखते हो ना कहीं ब्लड क्लॉट हो जाता है तो एकदम डार्क ब्राउनिश कलर का जेली लाइक कुछ सब्सटेंस वहाँ पे हो जाता है, उसके साइड से एक वाइटिश या येलोइश कलर का फ्लूइड रहता है, उसे हम प्लाज्मा या सीरम कहते हैं। फिर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लेटलेट्स प्लेज अ वाइटर रोल बिकॉज इट कंटेन्स द क्लॉटिंग फैक्टर। अब हमारे सारे क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो प्लेटलेट्स में प्रेजेंट हैं, इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Blood clotting helps in the hemostatic mechanism of the blood by the formation of the fibrin mesh। कैसे कैसे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? फाइब्रिन मैश, फाइब्रिन नेट वहाँ क्रिएट करता है जालीनुमा आकार ऐसे। फिर क्या है? हेमोस्टैटिक मैकेनिज्म डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स ड्यूरिंग एनी इंजरी और ट्रॉमा। अब हमारा ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो 3 स्टेप्स में होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन। लाइक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, आपकी एक ब्लड वेसल है, इसको वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, लाइक पतला कर देगा। उसके बाद क्या होगा? प्लेटलेट प्लग फॉर्म होगा, जैसे कि मैंने बताया ऐसे फाइब्रिन मैश बन जाएगा वहाँ पे, तो वो ब्लड नहीं आ पाता बाहर। ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन देन वो अपना फॉर्म ले लेता है। अब इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। जैसे कि मैंने बताया आपके सारे जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो किस में प्रेजेंट होते हैं? वो प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होते हैं। पहले हम उन फैक्टर्स को जान लेंगे, फिर उसका प्रोसेस कैसे होता है वो देखेंगे, वो काम कैसे कर रहे हैं, वो कहाँ पे, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। फैक्टर 1 इज फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन फैक्टर 1 होता है ब्लड क्लॉटिंग का। फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन नेम है उसका। वैसे तो हम अगर मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं तो फैक्टर 1 फैक्टर 2 ही बोलेंगे, बट उस फैक्टर का एक नेम भी दिया गया है। थ्रोम्बोप्लाज्म फैक्टर 3, कैल्शियम आयन फैक्टर 4, फिर लेबल फैक्टर फैक्टर 5, फिर फैक्टर 6 है स्टेबल फैक्टर। फिर हम देखेंगे कि ये सोर्सेज क्या होते हैं इसके। फाइब्रोनोजन के होते हैं लिवर, प्रोथ्रोम्बिन के लिवर, और थ्रोम्बोप्लाज्म का सोर्स क्या होता है? डैमेज टिश्यूज एंड एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। कहाँ पे? डैमेज टिश्यूज जो होते हैं और जो एक्टिवेट हो जाते हैं प्लेटलेट्स क्लॉटिंग के लिए, वहाँ। फिर कैल्शियम आयंस डाइट बोन्स एंड प्लेटलेट्स, हमें डाइट से मिलता है। लेबल फैक्टर लिवर एंड प्लेटलेट्स। स्टेबल फैक्टर जो होता है वो सिर्फ लिवर होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे हो रहा है इन आवर ऑल एक्सेप्ट टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर जो यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, ये नॉर्मली सर्कुलेट इन ब्लड इन एक्टिवेट फॉर्म। टिश्यू फैक्टर को छोड़ के सारे जो फैक्टर्स हैं वो कहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं? हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ऑल्दो विटामिन के इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। आपने पढ़ा होगा विटामिन के भी हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए मेजर रोल प्ले करता है, बट वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। कोएगुलेशन बट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस इन मैनी कोएगुलेटिंग फैक्टर्स। मीन्स जो फैक्टर प्रोसेस होता है, मीन्स कोएगुलेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें वो सिंथेसिस या फिर काफ़ी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन आवर बॉडी वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉट एंड इट वर्क्स ऑन मैनी स्टेप। मीन्स इन फैक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती हैं, बट मेनली जो चीज़ हो रही है वो हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। लाइक मैकेनिज्म कैसे फॉर्म हो रहा है, ब्लड क्लॉट कैसे हो रहा है। व्हेन ब्लड वेसल्स इज डैमेज प्लेटलेट्स विल जनरेट। फर्स्ट देखेंगे कि व्हेन ब्लड वेसल इज डैमेज्ड platelets will gather around the wound and coagulate.
मैं आपको बता रही हूँ जस्ट इमेज में, फिर मैं उसके मैकेनिज्म में बताऊंगी आपको इमेज इंसर्ट करके कि ये जो इमेज है ये भी एक्सप्लेन करूंगी विथ फैक्टर्स, और पहले मैं इन जनरल इमेज ड्रॉ करके कि कैसे हो रहा है वो एक्सप्लेन करूंगी। ये हमारा ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल पे लाइक हमारे स्किन पे कोई चीज़ कट लग गया, कुछ लग गया, ब्लड वेसल कट हुई, रप्चर हुई, तभी ब्लीडिंग होगी, तो ये हमारा वुंड हो गया। अब ये क्या करेगा, डैमेज टिश्यूज डैमेज होंगे वहाँ पे, तो क्या होगा वहाँ पे प्लेटलेट जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे कोएगुलेट करने के लिए। ये हमारा हो गया प्लेटलेट, ये हो गया प्लेटलेट। फिर क्या है, एट द सेम टाइम एन एंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज विल बी रिलीज्ड। अब ये जब प्लेटलेट यहाँ पे आ गया, मीन्स आपका ब्लड वेसल है, वहाँ पे चोट लगी, वहाँ पे मतलब क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स के सेल आ गए, उसी टाइम पे सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली ये वर्क हो रहा है, उसी टाइम पे एंजाइम कौन सा रिलीज होगा, थ्रोम्बोकाइनेज विल बी रिलीज्ड। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज विल कन्वर्ट द इनएक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन टू एक्टिव थ्रोम्बिन। मीन्स फर्स्ट क्या होगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड इनएक्टिवेट फॉर्म में थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज होगा, और थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो किससे एक्टिव करेगा, थ्रोम्बिन को एक्टिव करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। फिर थ्रोम्बिन विल द कैटेलाइज द सॉल्युबल फाइब्रोनेजन टू द इनसॉल्युबल फाइब्रिन। मीन्स थ्रोम्बिन क्या करेगा, कैटेलाइज किसे करेगा, सॉल्युबल फाइब्रोनेजन को कन्वर्ट करेगा इनसॉल्युबल फाइब्रिन में, मीन्स इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा तो ब्लीडिंग रुकती है। फाइब्रिन विल फॉर्म अ फाइब्रस नेटवर्क टू ट्रैप द ब्लड सेल्स फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। अब जैसे कि मैंने बताया था फाइब्रिन नेट फॉर्म होता है, तो फाइब्रिन क्या कर रहा है, फाइब्रस नेटवर्क वही नेट फॉर्म करेगा जिससे कि ब्लीडिंग आपकी स्टॉप हो जाएगी। अब हम इसे देखेंगे थोड़ा सा फ्लो चार्ट के वे में। डैमेज हो गया, फिर से हम देखेंगे एक बार, ये प्रोसेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डैमेज ब्लड सेल्स है, ये हमारा स्पॉट है, यहाँ पे डैमेज ब्लड सेल्स है, ये स्टिमुलेट होंगे कोएगुलेशन प्लेटलेट्स, मीन्स आपके प्लेटलेट्स यहाँ पे कोएगुलेट होंगे। फिर क्या सिक्रीट करेगा, कौन सा एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम सिक्रीट करेगा, ये हमारा एंजाइम सिक्रीट होगा। ये किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को, थ्रोम्बोकाइनेज थ्रोम्बिन में एक्टिव करेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंजाइम, आपको पता होगा 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, वो किसी भी रिएक्शन का या किसी भी जो भी हमारा रिएक्शन होता है बॉडी में उसको स्लो या फास्ट कर सकते हैं, बट रिलेटिवली वो एक्टिव उसमें मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में। तो हमारा एंजाइम जो है थ्रोम्बोकाइनेज वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन किस चीज़ को एक्टिवेट करेगा, फाइब्रिनोजन जो है वो थ्रोम्बिन को फाइब्रिन नेट कन्वर्ट करेगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन और ब्लड क्लॉटिंग, जैसे कि मैंने बताया फाइब्रिन नेट फॉर्म हो जाता है, वहाँ प्लग बन जाएगा और उससे ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से आपका ये प्रोसेस होता है, आपको कभी वुंड होता है, कट लगता है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस बॉडी में होता है और सब कुछ साइमल्टेनियसली ही होता है, ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस हो रहा है, सब कुछ साइमल्टेनियसली होता है और आपका ब्लीडिंग रुक जाता है। ABO ब्लड ग्रुप, हमारा ब्लड ग्रुप होता है, आप सबको पता होगा, मीन्स ABO मेनली होते हैं और AB होता है, आप सबको पता होगा, यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। आपका यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो O ग्रुप होता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है वो AB होता है। अब वो किन चीज़ों पे आधारित होता है या फिर किन चीज़ों पे क्लासीफाई किया गया है वो हम पढ़ेंगे। और उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1901 में। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो फर्स्टली टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, पहले ABO मेन मैंने बताया और AB। ABO ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुप इन ABO सिस्टम, टू टाइप्स ऑफ एंटीजेंस, किन पे क्लासीफाई किया गया है, एंटीजेंस के ऊपर। अब कौन कौन से एंटीजेंस होते हैं, एंटीजन A एंड एंटीजन B। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीजन, एंटीजन A एंड एंटीजन B, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। और हमारे प्लाज्मा में टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी B। ब्लड ग्रुप सिस्टम आर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901। ये MCQ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या स्टार मार्क कर लीजिएगा।
फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ ABO ब्लड ग्रुप डिपेंड अपॉन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। मीन्स कि अगर हम देखते हो आप कि A वाले जो है वो B को नहीं दे सकते, बट A वाले यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB के ग्रुप को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज के ऊपर वो डिपेंड होता है। फिर हम देखेंगे कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी, उसमें इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि अभी है एंटीजन A है और एंटीबॉडी B, एंटीबॉडी भी A है। अब इसको जो आप एंटीजन A वाले को एंटीबॉडी A वाला ब्लड दोगे तो उसका एंटीजन जो है वो एंटीजन ये ब्लड सेल्स पे ऊपर ऐसे आकार में होता है। ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स किसी भी चीज़ का बना हो सकता है। ये एंटीबॉडी जो है इसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है और वो इंसान को हम ब्लड नहीं दे सकते। अभी वो हम आगे पढ़ेंगे ब्रीफ में। फिर बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड B, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। जैसे कि मैंने बताया अभी हम 4 ग्रुप्स पढ़ेंगे बेसिस ऑफ एंटीजन A एंड B, एंटीबॉडी A एंड B। आपका 4 टाइप्स का ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप A, इसमें क्या है, RBCs में प्रेजेंट होता है आपका एंटीजन, और एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और फिर डोनर ग्रुप यहाँ पे लिखा है, ये टेबल आपको चाहिए तो आप बना लीजिए, वरना हम नोट्स में भी प्रोवाइड करवाएंगे। ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन क्या प्रेजेंट होगा उसमें, A, और एंटीबॉडी क्या होगा, B। तो ये किसे किसे दे सकता है मतलब इसे कौन ब्लड दे सकता है, A वाले और O वाले, क्योंकि O यूनिवर्सल डोनर है। वो भी हम देखेंगे कि क्यों है। B ब्लड ग्रुप है, इसमें कौन सा एंटीजन होगा, इसमें B एंटीजन होगा और एंटीबॉडीज होगी एंटी A। अब इसे कौन से डोनर्स दे सकते हैं, B के और O के। अब AB होगा तो इसमें एंटीजन जो है वो AB दोनों प्रेजेंट हैं, मीन्स A वाले भी इसे दे सकते हैं और B वाले भी दे सकते हैं। एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से इसे कोई भी ब्लड ग्रुप ब्लड दे सकता है, लाइक A, B, O, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज है ही नहीं तो वो उसको मतलब एंटीजन को नहीं डिस्ट्रॉय करेगा। डोनर ग्रुप A, B और A, B, O। आपका O ब्लड ग्रुप है तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, मीन्स इसमें इसका एंटीजन होता ही नहीं है, सिर्फ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं एंटी A, B। तो इसे कौन से डोनर दे सकते हैं, सिर्फ O वालों को सिर्फ O वाले ब्लड ग्रुप वाले ही दे सकते हैं। अब हम देखेंगे AB पॉजिटिव इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर एज द ब्लड ग्रुप कंटेन्स AB एंड RH एंटीजन्स। RH फैक्टर भी हम पढ़ेंगे आगे। RH फैक्टर्स के हिसाब से भी हम ब्लड ग्रुप देखते हैं, किसी को हम ब्लड अगर दे रहे हैं तो RH के ऊपर भी वो डिपेंड होता है कि उसे देना है या नहीं देना है, डिसाइड करते हैं। कंटेन्स नो एंटीबॉडीज इन इट्स सीरम, और RH फैक्टर किस में प्रेजेंट होता है, सीरम में प्रेजेंट होता है। ब्लड ग्रुप O नेगेटिव ऑन द अदर हैंड इज द यूनिवर्सल डोनर। जैसे कि मैंने बताया O वाले क्या होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं। As it contains neither antigen A और nor B, मीन्स उसमें कोई भी एंटीजन A या B नहीं प्रेजेंट है। फिर क्या है, RH एंटीजन एज अ रिजल्ट हैज AB एंड RH एंटीबॉडीज इन इट्स सीरम। ये हमारा था ब्लड ग्रुप। अब हम नेक्स्ट देखेंगे RH की ग्रुपिंग, मीन्स RH किन बेसिस पे आया या फिर उसे किसने उसको डिस्कवर किया, ये देखेंगे। RH फैक्टर इज एन एंटीजन। RH फैक्टर क्या होता है, एंटीजन होता है। अब हम देखेंगे RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग किन आधार पे होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसे किसने डिस्कवर किया, ये चीज़ें। तो RH फैक्टर किस पे डिपेंडेंट होता है, एंटीजन पे, प्रेजेंट ऑन RBCs। दिस एंटीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर। किन वैज्ञानिक के द्वारा खोज की गई इसकी, लैंडस्टीनर और वीनर पे। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द रीसस मंकी। रीसस नाम के एक बंदर पे इसकी खोज की गई थी, इसीलिए हम इसे रीसस फैक्टर के नाम से या RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। द पर्सन हुज कंटेन्स द RH एंटीजन, जिस व्यक्ति अंदर RH कंटेन मीन्स RH होता है प्रेजेंट, देन देयर ब्लड ग्रुप इज डिफाइंड एज RH पॉजिटिव। जिसके अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, RH पॉजिटिव मतलब कि बोला जाएगा।
then their blood group is defined as Rh positive. Blood group and whose person not contains the Rh antigen, उसे क्या कहा जाएगा? Rh negative blood group, defined as a Rh negative blood group, जैसे कि मैंने अभी बताया. अब देखेंगे RH फैक्टर रिसस फैक्टर बोला जाता है. RH का फुल फॉर्म क्या है? रिसस फैक्टर इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द आउटसाइड ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स. जो हम एंटीजन पढ़ रहे थे वही RH फैक्टर होता है. RH फैक्टर जिसमें प्रेजेंट होगा वो पॉजिटिव होगा और जिसमें नहीं प्रेजेंट होगा वो नेगेटिव होगा. इतना सा इसमें पढ़ना है. और आपको ये दिख रहा होगा कॉन्केव शेप में, बाई कॉन्केव शेप में आरबीसीज के ऊपर ये मॉलिक्यूल दिख रहे हैं. ये हमारा RH होता है. ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. ये प्लेन है, इसमें प्रेजेंट नहीं है. ये था हमारा RH फैक्टर. इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप मीन्स ब्लड ग्रुप हमने पढ़ा इसके प्रीवियस लेक्चर में. तो उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी महत्वपूर्ण मतलब वो क्यों महत्व रखता है, ब्लड ग्रुप डिसाइडेड क्यों होते हैं ये. Firstly, by the blood group determination, we find suitable donor and suitable recipient may remove the agglutinations problem with any other blood group. Agglutination problem किस वजह से आती है? जब हमें नहीं पता होता है कि सामने वाले का ब्लड ग्रुप क्या है, उसमें कौन से एंटीजेंस प्रेजेंट है, कौन से एंटीबॉडीज प्रेजेंट है. आप नहीं दे सकते हो, बी वाले ए को नहीं दे सकते हैं, सिर्फ ए बी ग्रुप को दे सकते हैं. तो वैसे ही वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? अग्लूटिनेशंस. उस प्रॉब्लम से हमें बचाता है ब्लड ग्रुप पता होना. By the group determination, we conclude that O negative is the universal donor blood group because it does not contains any antigen and RH factor on the RBC's surface. अब O जैसे कि मैंने इसके पहले बोला था कि हम बताएंगे कि क्यों O यूनिवर्सल डोनर है. क्यों? क्योंकि इसमें ना तो एंटीजन A प्रेजेंट है, ना एंटीजन B प्रेजेंट है, ना इसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है. इसकी वजह से ये यूनिवर्सल डोनर है. और ए बी पॉजिटिव क्या है? ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है. अब ये किस कारणों से है? एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स एंटीबॉडीज. जो एंटीबॉडीज होती हैं वो नहीं रहती इसमें ए और बी, जिसकी वजह से ये ओ से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ब्लड ले सकता है, ए से भी ले सकता है. एंटीबॉडीज ही नहीं है तो किसी को कोई डिस्ट्रॉय नहीं करेगा. और RH फैक्टर इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड. In the blood transfusion, blood group play an important role and prevent the severe disease like agglutination, jaundice, cardiac shock, kidney arrest. Means आप अगर ब्लड ग्रुप की जांच नहीं करवाते हो कि कौन सा ब्लड ग्रुप है और बिना जांच के आप अगर ब्लड डोनेट करते हो या ब्लड एक्सेप्ट करते हो किसी का, तो कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? अग्लूटिनेशंस होता है, जॉइंडिस होता है, कार्डियक शॉक होता है, किडनी अरेस्ट, किडनी फेलियर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड एंड ब्लड ग्रुप. मींस ब्लड की वजह से क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं और ब्लड ग्रुप की वजह से क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं. तो फर्स्ट है एनीमिया. एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में आपके आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन लो हो जाता है बॉडी में. और वो किन कारणों से होता है? कभी आपके आरबीसीज नहीं बराबर बन रहे होते नॉर्मल वे में, या फिर कभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, या फिर डिस्ट्रक्शन जो है बॉडी में वो ज़्यादा हो रहा होता है आरबीसीज का, तो इस कारण से पेशेंट एनीमिक हो जाता है. पहले हम एनीमिया की डेफिनेशन देखेंगे. एनीमिया इज द ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिडक्शन इन आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट. जैसे कि मैंने बताया आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है एनीमिया में. इट इंड्यूस ड्यू टू द एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी. ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है तब जो है बॉडी में ये होता है, एनीमिक हो जाता है, मतलब कि पेशेंट या फिर इंसान. Decrease production of RBCs, increase destruction of RBCs. कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन की वजह से RBCs रेड कलर में होती हैं. हीमोग्लोबिन कम होगा, पेल येलोइश स्किन दिखेगी, डिस्कलरेशन होता है, क्रैम्प्स, इजी फटीग, लॉस ऑफ एनर्जी, वीकनेस. और कितने टाइप्स के होते हैं एनीमिया? 4 टाइप के होते हैं. हीमोरेजिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया. ये 4 टाइप्स के होते हैं. आपको दिख रहा होगा नॉर्मल ब्लड सेल्स जो है ये ऐसे हैं, इसमें आपको आरबीसीज के सेल्स ज़्यादा दिख रहे होंगे, और जो एनीमिक पेशेंट होगा उसमें आरबीसीज के सेल्स कम प्रेजेंट होंगे. अब हम नेक्स्ट डेफिशिएंसी देखेंगे हीमोफीलिया. हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया में
क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं तो इंसान को हीमोफीलिया होता है। ब्लड मींस ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूस होती है, क्लॉटिंग फैक्टर कम होने के या ना होने की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। तो इट इज़ एन इनहेरिटेड bleeding disorder arises due to lack of plasma coagulation factor type 8A, type 9B. In hemophilic condition, patient loses their blood clotting ability, so the excessive blood loss appear in the body. Means patient की जो blood clotting की ability होती है वही खत्म हो जाती है तो bleeding बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, सेल नॉर्मल ब्लड वेसल है, ये यहाँ से रप्चर हुआ। नॉर्मल इंसान में कैसे होता है प्रोसेस, यहाँ पे प्लेटलेट्स के सेल्स एग्लूमिनेट हो जाएंगे, फिर प्लेटलेट जो है वो क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम रिलीज करेगा, मतलब उसको इंड्यूस करेगा, रिलीज होगा थ्रोम्बोकाइनेज, फिर क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन जाके फिर क्या करता है, ऐसे करके वो प्लग बनाते हैं। फिर हीमोफीलिया में क्या होता है, ये प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है। ये होता है हीमोफीलिया के अंदर ये सारे प्रोसेस। अब नेक्स्ट डिजीज हम देखेंगे, पॉलीसाइथेमिया वेरा। इसमें क्या होता है, आरबीसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं या ब्लड बहुत ज़्यादा बन रहा होता है पेशेंट में। ये हमारे बोन मैरो कैंसर के पेशेंट्स में भी होता है, तो हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट ऑल्सो अ ब्लड डिसऑर्डर इन विच द बॉडी प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ ब्लड सेल। इट इज अराइजेज बोथ बाय द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, हम एक्सरसाइज वगैरह या फिर आप देखते हो ज़्यादा इन सब एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते हैं तब ये होता है, या फिर एज वेल एज पैथोलॉजिकल डिजीज, कैंसर ऑफ बोन मैरो का कैंसर जिनको होता है उनमें भी ये एबनॉर्मलिटीज़ देखी जाती हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं। सिकल सेल डिजीज़, सिकल सेल डिजीज़ क्या होता है, जिसमें आरबीसीज का शेप जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है इन जनरल, और बाकी हम डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट, इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन बीटा जीन फाउंड ऑन क्रोमोसोम। किसकी वजह से हो रहा है, म्यूटेशन होता है हीमोग्लोबिन में, बीटा जीन जो है वो क्रोमोसोम में जो मिलता है। दिस रिजल्ट इन डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, formation of RBCs become stiff and assume sickle shape. Due to their abnormal shape, it is not utilized by body. आपको इमेज में दिख रहा होगा, नॉर्मल आरबीसीज की सेल ऐसी होती है, बायकॉन्केव शेप में होता है। इन सिकल सेल मीन्स उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रही होती है। इन सिकल सेल डिजीज रेड ब्लड सेल्स स्टिफन चेंजिंग शेप इनटू सिकल्स। सिकल एक शेप होता है क्रिसेंट शेप में, ऐसे चांदनुमा ये शेप में आ जाता है, तो बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती जिसकी वजह से ये डिजीज होता है। फिर सेकंड डिजीज क्या देखेंगे हम, मींस फिफ्थ डिजीज। आज के लेक्चर में ये सेकंड डिजीज है, बाकी हमने इसके पहले भी और डिजीजेस पढ़े थे, तो ये फिफ्थ डिजीज है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज अ कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स इन द बोन मैरो। इट इज अराइजिंग फ्रॉम सिंगल लिम्फोइड स्टेम सेल with the impaired maturation and accumulation of the malignant cell in the bone marrow। किन कारण से हो रहा है ल्यूकेमिया, क्या होता है, म्यूटेशन होता है और accumulation होता है किसका, बोन मैरो में मैलिगेंट्स का, तो इसकी वजह से ल्यूकेमिया होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया कौन सी डिजीज है, इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाती है, उसके शेप में देखते हैं। पहले हम डेफिनेशन, थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, मीन्स ये जेनेटिक होता है, इन विच द बॉडी प्रोड्यूसेस एबनॉर्मल, मीन्स एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है बॉडी, विच रिजल्ट इन एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। अगर बॉडी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगी तो आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा होने लगता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, और उसे ही हम एनीमिया में, इसमें क्या है, स्पेसिफिक जो है हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है। एनीमिया में क्या होता है, आरबीसीज और हीमोग्लोबिन दोनों कम हो जाते हैं, इसीलिए इसे हम थैलेसीमिया कहेंगे। और ये 2 टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। हम इसके इमेज में देख लेंगे, ये नॉर्मल ब्लड है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। थैलेसीमिया में क्या होता है, माल फॉर्म रेड ब्लड सेल होगा जो कि हीमोग्लोबिन के एबनॉर्मलिटीज से हो रहा है,
और WBCs प्लेटलेट्स, जिसकी वजह से RBCs का डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होता है। आपको पता होगा स्प्लीन को ग्रेवयार्ड कहते हैं RBCs का, तो वो ज़्यादा होने लगता है। अब हम नेक्स्ट डिजीज देखेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। हार्ड वर्ड है, थोड़ा आपको सुनने में हार्ड लगता है, लिखने में स्पेलिंग नहीं याद होती है, तो आप स्प्लिट करके याद रखिएगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये RH फैक्टर पे डिपेंड होता है, और ये जब मदर और बेबी जो है फीटस जो होता है उसमें RH फैक्टर जब मैच नहीं होते हैं उनकी वजह से ये होता है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। It is a mismatching blood group disorder observed between the RH positive and RH negative. RH antigen in the fetus do not get exposed to the RH negative blood group. Like मदर का आपका क्या होगा, RH नेगेटिव होगा और फीटस का RH पॉजिटिव होगा, तो कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी एज 2 ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा दोनों ब्लड ग्रुप को सेपरेट कर देती है। फिर क्या, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। मीन्स मदर का ब्लड चाइल्ड में प्रेजेंट होगा। In such cases, the mother starts preparing antibodies against RH antigen in her blood. और फिर ऐसे केसेस में क्या होता है, मदर में ही RH एंटीजन्स प्रोड्यूसेस मतलब प्रिपेयर होने लगते हैं। In case of her subsequent pregnancy, the RH antibodies from the मदर की जो RH एंटीबॉडीज होगी, मतलब RH नेगेटिव एंटीबॉडीज होगी, कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस। वो कहाँ पे जाएगा, फीटस के ब्लड ग्रुप में, फीटस के ब्लड ग्रुप में जाएगा जो कि RH पॉजिटिव है, एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBCs। और क्या होगा, क्या डिस्ट्रॉय करेगा, RBCs को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं है। दिस कुड बी फेटल टू द फीटस, कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉइंटिस टू द बेबी। इसकी वजह से क्या होगा, बेबी को जॉइंटिस होगा और उसके लिए और जानलेवा भी हो सकता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। इस कंडीशन को ही हम इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस कहते हैं। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडीज टू मदर इमीडिएटली। और इसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है, मदर में हम इमीडिएटली anti-RH एंटीबॉडीज अगर इंजेक्ट कर दें तो इस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं। इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस जो मैंने अभी पढ़ाया, ये इमेज में एक्सप्लेन कर दूंगी आपको मैं। ये एंटीबॉडी है RH नेगेटिव ब्लड सेल्स, किसका है, बेबी का। RH पॉजिटिव बेबी का है, RH नेगेटिव मदर का है। अकर्स ड्यू टू RH incompatibility between the mother and fetus resulting in severe anemia, sometimes death to the fetus. Means RH की compatibility ही नहीं मैच होगी, मदर नेगेटिव है, बेबी पॉजिटिव, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, जॉइंटिस हो जाता है, कभी कभी ये चीजें जानलेवा भी हो जाती हैं। हमारे ऐप पर विजिट करना होगा जिसकी वेबसाइट है www.medicalvidyarthi.com। हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ऐसे हमारे साथ जुड़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू।